शब्दों का समर्पण लेकर मां सरस्वती को नमन करती हूँ, साथ ही आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। राम राम सा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। आप सभी को मेरा नमस्कार। सभी को नमस्कार बेटा। अलका, मानकेश, सुशीला, पार्वती, नीतू, सीमा, सभी को राधे राधे, सभी को नमस्कार और गुड मॉर्निंग सभी को। नीतू कुमावत, गुड मॉर्निंग। अब आप में से कुछ कहेंगे कि मैडम गुड आफ्टरनून हो रहा है, 12 बज चुके हैं। तो बेटा मेरा कहना यह है कि जब भी हम फर्स्ट टाइम मिले वी कैन से गुड मॉर्निंग। जब भी हम फर्स्ट टाइम मिले बिल्कुल हम कह सकते हैं गुड मॉर्निंग, बिकॉज गुड मॉर्निंग इज अ सिंबल ऑफ फ्रेशनेस एंड अलर्टनेस। बिल्कुल, तो गुड मॉर्निंग भी हम कह सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम तो फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं आज दिन में। तो राधे राधे सभी को, नमस्कार सभी को। पढ़ाई की शुरुआत बिल्कुल हम कर देते हैं। शिक्षण अधिगम को हम पढ़ रहे थे, यानी एक तरह से शिक्षा को हम पढ़ रहे थे, शिक्षण को हम पढ़ रहे थे। संकुचित अर्थ हमने पढ़ा, व्यापक अर्थ हमने पढ़ा, द्विमुखी प्रक्रिया, त्रिमुखी प्रक्रिया। उसके बाद हमने शिक्षण का क्या पढ़ी थी, परिभाषाएं पढ़ी थी। परिभाषाओं के बाद विशेषताओं की बात की थी, कौन कौन से कारक शिक्षण को प्रभावित करते हैं ये बात की थी। शिक्षण सूत्रों की बात की, शिक्षण सिद्धांतों की बात की। ठीक है, कल हमने शिक्षण सूत्र, शिक्षण सिद्धांत पढ़े थे, जो कि एक टीचर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है इफेक्टिव टीचिंग के लिए। अगर टीचर चाहता है कि उसे इफेक्टिव टीचिंग क्लास में करवानी है, प्रभावशील शिक्षण कराना है, तो एक टीचर को शिक्षण सूत्र और शिक्षण सिद्धांतों को फॉलो करना चाहिए। और एक टीचर शिक्षण सूत्र, शिक्षण सिद्धांत फॉलो कब करेगा, जब उसे उसका ज्ञान होगा, उसकी जानकारी होगी। तो शिक्षण सूत्र हम पढ़ चुके हैं, शिक्षण सिद्धांत हम पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। बात करेंगे अब हम आगे शिक्षण के भेद की। शिक्षण के भेद यानी टाइप्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण के भेद कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, शिक्षण के भेद की मैं बात करूं आपसे, तो पहला होता है एक तंत्रात्मक। एक तंत्रात्मक शिक्षण, जिसे हम प्रभुत्ववादी या फिर निरंकुशवादी शिक्षण भी कहते हैं। ठीक है, एक तंत्रात्मक शिक्षण कह दो, प्रभुत्ववादी शिक्षण कह दो, निरंकुशवादी शिक्षण कह दो, इंग्लिश में कहेंगे ऑटोक्रेटिक टीचिंग। ठीक है, ऑटोक्रेटिक टीचिंग। एक तंत्रात्मक, प्रभुत्ववादी या निरंकुशवादी शिक्षण किसे कहते हैं। इस प्रकार का शिक्षण प्राचीन समय में चलता था, जहां पर शिक्षक सर्वे सर्वा होता था। शिक्षक केंद्रित जिसे कहते हैं, शिक्षक केंद्रित इस प्रकार का शिक्षण होता था। शिक्षक सर्वे सर्वा होता था, शिक्षक ने जो कह दिया वो कह दिया। बच्चे कोई इंतु किंतु परंतु नहीं करते थे, और ना ही बच्चों को कोई प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता होती थी, ना ही बच्चों को कोई प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता होती थी। प्रभुत्ववादी शिक्षण कहलाता है ऐसा शिक्षण। निरंकुशवादी शिक्षण कहलाता है ऐसा शिक्षण जिसमें शिक्षक सर्वे सर्वा होता है। बात समझ में आई। प्राचीन समय में ऐसा शिक्षण बिल्कुल चलता था। प्राचीन समय में निरंकुशवादी शिक्षण पद्धति ही चलती थी। निरंकुशवादी, प्रभुत्ववादी, यही शिक्षण पद्धति चलती थी प्राचीन समय में। शिक्षक सर्वे सर्वा हुआ करता था। शिक्षक की बात का छात्र उल्लंघन नहीं कर सकते थे। शिक्षक की किसी भी बात पर इंतु किंतु परंतु नहीं कर सकते थे। बच्चों को कोई प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता नहीं थी। कौन सी शिक्षा प्रणाली में, एक तंत्रात्मक या प्रभुत्ववादी शिक्षा प्रणाली में। ठीक है, एक प्रकार है प्रजातांत्रिक, या कह दो लोकतांत्रिक शिक्षण, डेमोक्रेटिक टीचिंग। डेमोक्रेटिक टीचिंग प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक शिक्षण ऐसा शिक्षण जो वर्तमान समय में चलता है।
अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वर्तमान समय में किस प्रकार का शिक्षण करवाया जाता है, तो वर्तमान समय में प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक शिक्षण करवाया जाता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डेमोक्रेटिक टीचिंग, जिसमें शिक्षक को छात्र दोनों की सक्रिय भूमिका रहती है। इस प्रकार का शिक्षण छात्र केंद्रित होता है। छात्र केंद्रित होता है, वही बात बच्चों की रुचि को ध्यान में रखकर, मानसिक स्तर को ध्यान में रखकर के शिक्षण कार्य करवाया जाता है। शिक्षक छात्र दोनों की भूमिका होती है। बच्चों को प्रश्न पूछने की पूरी स्वतंत्रता होती है। बच्चों को अपने विचार व्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। कौन से शिक्षण में? प्रजातांत्रिक शिक्षण में। कौन से शिक्षण में? प्रजातांत्रिक शिक्षण में। तो वर्तमान समय में जो शिक्षण चलता है वो कौन सा है? प्रजातांत्रिक या कह दो लोकतांत्रिक। बाल केंद्रित है, शिक्षक केंद्रित है, बाल केंद्रित है। सक्रिय भूमिका किसकी होती है? दोनों की। केवल बालक की सक्रिय भूमिका नहीं, दोनों की। शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय रहते हैं। बच्चों को प्रश्न पूछने की, अपने विचारों को व्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। किसमें? प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक। ठीक है। और एक होता है हस्तक्षेप रहित शिक्षण। हस्तक्षेप रहित शिक्षण, विदाउट इंटरफेरेंस टीचिंग। ठीक है। हस्तक्षेप रहित शिक्षण, दूरस्थ शिक्षा प्रणाली इसके अंतर्गत आती है। ठीक है। दूरस्थ शिक्षा प्रणाली इसके अंतर्गत आती है, जहां पर विद्यार्थी सर्वे सर्वा होता है, स्वाध्याय की पद्धति पर आधारित होता है। ठीक है। स्वाध्याय करता है, स्टूडेंट खुद स्वाध्याय करता है, स्वयं अध्ययन करता है। स्वयं अध्ययन करके आपने बिल्कुल देखा होगा डिस्टेंस एजुकेशन में क्या होता है, क्या शिक्षक की भूमिका होती है? नहीं। तो उसे हम क्या कहेंगे? हस्तक्षेप रहित शिक्षण। सिंपल वे में ध्यान रखना है, सिंपली ये सारी जानकारी होनी चाहिए, चाहे आप किसी भी ग्रेड का एग्जाम दे रहे हो। ये नॉर्मल चर्चा है जिसकी जानकारी होनी चाहिए। ग्रेड कोई भी हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, कोई भी हो। ठीक है। ये जानकारी आपको होनी चाहिए कि अगर टाइप्स ऑफ टीचिंग के हम बात करें तो कितने प्रकार के शिक्षण होते हैं? 3 प्रकार के। एक तंत्रात्मक, जिसे हम प्रभुत्ववादी निरंकुशवादी कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहेंगे? ऑटोक्रेटिक टीचिंग, प्राचीन समय में। शिक्षक सर्वे सर्वा, शिक्षक केंद्रित, बालकों को प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता नहीं होती। प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक, जो वर्तमान समय में शिक्षण पद्धति चलती है वो कौन सी चलती है? प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक। बाल केंद्रित है, शिक्षक छात्र दोनों सक्रिय रहते हैं, बालक को प्रश्न पूछने की, अपने विचार व्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। हस्तक्षेप रहित शिक्षण, जो दूरस्थ शिक्षा प्रणाली पर आधारित है। ठीक है। बालक सर्वे सर्वा होता है, स्वाध्याय की पद्धति पर आधारित है। क्लियर? ठीक है। तो ये हुए टाइप्स ऑफ टीचिंग। बात क्लियर? चलो आगे बढ़ेंगे। आगे हम बात करेंगे शिक्षण के चर। शिक्षण के भेद हम पढ़ चुके हैं, भेद की जानकारी हम ले चुके हैं, और अब हम बात करने जा रहे हैं शिक्षण के चर की। चर, वेरिएबल्स किसे कहते हैं? शिक्षण के चर जो शिक्षण प्रक्रिया को, मतलब ऐसे कारक जो शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावित व संचालित करते हैं, शिक्षण के चर कहलाते हैं। ठीक है। वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग किसे कहते हैं? ऐसे कारक जो शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावित और संचालित करते हैं, शिक्षण के चर कहलाते हैं। शिक्षण के चर, जैसे पहला चर कौन सा है? पहला चर स्वतंत्र चर, दूसरा आश्रित चर, और तीसरा मध्यस्थ चर। मध्यस्थ चर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड मीडिएटर वेरिएबल। ठीक है। स्वतंत्र चर, आश्रित चर और मध्यस्थ चर। चर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, स्वतंत्र चर, आश्रित चर और मध्यस्थ चर। क्लियर? स्वतंत्र चर की हम बात करें तो स्वतंत्र चर के अंतर्गत कौन आ जाएगा? शिक्षक। आश्रित चर में कौन आ जाएगा? विद्यार्थी, छात्र।
ठीक है। और मध्यस्थ चर में आपका पाठ्यक्रम, पाठ योजना, शिक्षण विधियां, आदि। ठीक है, बात क्लियर। मेन यहाँ पाठ्यक्रम होता है, ठीक है, लेकिन पाठ्यक्रम के साथ साथ अगर पूछ लिया जाए पाठ योजना, शिक्षण विधियां, ये सब किस में आते हैं, तो ये सब भी किस में आएंगे, मध्यस्थ चर के अंतर्गत आएंगे। ये सब भी किस में आएंगे, मध्यस्थ चर के अंतर्गत आएंगे। तो स्वतंत्र चर कौन होता है शिक्षक, सिंपली ध्यान रखना है, स्वतंत्र चर कितने होते हैं, 3 होते हैं, स्वतंत्र, आश्रित और मध्यस्थ चर। शिक्षक किस में आता है, स्वतंत्र चर में आता है। छात्र किस में आता है, आश्रित चर में आता है। पाठ्यक्रम किस में आता है, मध्यस्थ चर में आता है। और इसके अलावा पूछ लिया जाए कि पाठ योजना और शिक्षण विधियां किसके अंतर्गत आती हैं, तो बेटा ये सब भी मध्यस्थ चर के अंतर्गत आते हैं। क्लियर, चर में इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करेंगे कि जो शिक्षण के चर हैं, इन चरों के कार्य क्या क्या होते हैं। ठीक है, कार्य क्या क्या होते हैं। ठीक है, वर्क ऑफ वेरिएबल्स, चरों के कार्यों की हम बात करें तो पहला निदानात्मक कार्य, ठीक है, दूसरा उपचारात्मक कार्य और तीसरा मूल्यांकन कार्य। ठीक है, निदानात्मक कार्य की हम बात करें तो ये शिक्षण के प्रारंभ में, इसका प्रयोग शिक्षण के प्रारंभ में होता है। इसका किसका, उपचारात्मक का, शिक्षण के दौरान इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मूल्यांकन शिक्षण के अंत में, शिक्षण के अंत में। कैसे, सुनिएगा। निदानात्मक कार्य क्या होता है, निदान समस्या के कारण को जानना निदान कहलाता है। कारण को जानना क्या कहलाता है, निदान कहलाता है। कमियों को जानना क्या कहलाता है, निदान कहलाता है। तो निदानात्मक कार्य शिक्षण के प्रारंभ में किया जाता है। शिक्षण के प्रारंभ में समस्या के कारण का पता लगाकर उसी अनुरूप योजना बनाई जाती है। ठीक है, प्रारंभ में समस्या के कारण को जाना जाता है, क्योंकि कारण को जानना ही क्या कहलाता है, निदान कहलाता है। या कमियों को जानना क्या कहलाता है, निदान कहलाता है। कमियों को जानना क्या कहलाता है, निदान कहलाता है। तो उन कमियों को जानकर, समस्या के कारण को जानकर उसी अनुरूप योजना बनाई जाती है। इसे जस्ट क्या कहेंगे हम, निदानात्मक। एक होता है उपचारात्मक। उपचारात्मक कार्य होता है शिक्षण के दौरान, यानी शिक्षण के बीच बीच में। शिक्षण के बीच में जो समस्या का कारण था उसे दूर किया जाता है। समस्या के कारण को दूर करना क्या कहलाता है, उपचार कहलाता है। ठीक है, समस्या के कारण को दूर कर, कारण को जानना निदान कहलाता है। कमियों को जानना निदान कहलाता है। उन कमियों को दूर करना उपचार कहलाता है। कारण को दूर करना उपचार कहलाता है। उपचारात्मक कार्य कब होता है, शिक्षण के दौरान। शिक्षण के दौरान समस्या के कारणों को दूर किया जाता है, कमियों को दूर किया जाता है। ठीक, अंत में होता है मूल्यांकन कार्य। शिक्षण के अंत में मूल्यांकन कार्य होता है, जिसके अंतर्गत ये जानने का प्रयास किया जाता है कि जो समस्या का कारण था वो दूर हुआ या नहीं, दूर हुआ या नहीं हुआ, व्यवहार में परिवर्तन आया या नहीं आया, जो कमियां थी वो दूर हुई या नहीं हुई, बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन आया या फिर नहीं आया, ये जानने का प्रयास किया जाता है। कौन से कार्य के अंतर्गत, मूल्यांकन कार्य के अंतर्गत। बात क्लियर है, सिंपली ध्यान रखना है। एक होता है निदानात्मक, ये निदान उपचार बहुत कॉमन वर्ड है। अभी रीट में भी प्रश्न बिल्कुल बना था, ठीक है, बिल्कुल बना था। निदान उसका आंसर माना गया था, निदान ही मैंने बताया था, निदान ही उसका आंसर माना गया था। कमियों को जानना, ठीक है, क्या कहलाता है, निदान। कारण को जानना क्या कहलाता है, निदान। कारण को दूर करना उपचार कहलाता है। कमियों को दूर करना उपचार कहलाता है। ठीक है, और दूर हुई या नहीं हुई कमियां, कारण दूर हुआ या नहीं हुआ, ये क्या कहलाता है, मूल्यांकन कहलाता है। निदानात्मक कार्य होता है शिक्षण के प्रारंभ में, उपचारात्मक होता है शिक्षण के दौरान।
और मूल्यांकन कार्य होता है शिक्षण के अंत में। समझ में आ गया होगा? क्लियर है? तो सिंपल चर्चा हमने पढ़ी है, शिक्षण के भेद हमने पढ़े। भेद कितने होते हैं? 3। एक तंत्रात्मक, प्रजातंत्रात्मक, हस्तक्षेप रहित। फिर हमने पढ़ा शिक्षण के चर कितने होते हैं? 3। स्वतंत्र चर, आश्रित चर और मध्यस्थ चर। फिर हमने पढ़ा चरों के कार्य कितने होते हैं? 3। निदानात्मक, उपचारात्मक और मूल्यांकन। ठीक है, ये शिक्षण की काफी बातें हम पढ़ चुके हैं और अब हमें ये जानना है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में मनोविज्ञान की क्या भूमिका है। जो बच्चों को शिक्षण कराया जाता है, बच्चे अधिगम करते हैं, उसमें मनोविज्ञान की क्या भूमिका है, ये चर्चा हमें करनी है। आगे बढ़ेंगे बेटा। देखिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व। ठीक है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व। नंबर 1 समझिए। समझना बहुत जरूरी है क्योंकि बिल्कुल समझी हुई बातों पर से प्रश्न पूछे जाते हैं, पूछे जा सकते हैं। क्लियर? यस। शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक। देखो, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि शिक्षण उद्देश्य, मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन आ जाए। क्वेश्चन क्या है? शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है, ए है। शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है मनोविज्ञान के द्वारा, शिक्षा दर्शन के द्वारा, शिक्षा दर्शन के द्वारा। क्या जवाब दोगे? क्या जवाब दोगे? शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है मनोविज्ञान के द्वारा या शिक्षा दर्शन के द्वारा? मनोविज्ञान के द्वारा या शिक्षा के द्वारा? बताइए। शिक्षा दर्शन एक तरह शिक्षा। क्या आंसर आएगा यहां पर? इस क्वेश्चन का आंसर पहले आप मुझे दीजिए। यस, गुड आफ्टरनून बेटा सभी को। यस, क्वेश्चन का आंसर दीजिए। शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण कौन करता है? मनोविज्ञान या शिक्षा दर्शन? मनोविज्ञान या शिक्षा दर्शन? गीता ए बता रही है, नेहा बी बता रही हो, सिमर कौर आप भी बी बता रही हैं, सुनीता ए बता रही, ममता भी ए बता रही हैं। ठीक है, कोई ए बता रहे, कोई बी बता रहे। अब ध्यान से सुनो मेरी बात को। ये क्वेश्चन क्यों पूछा मैंने, ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसी प्रकार का प्रश्न बिल्कुल बन सकता है। ध्यान दे, ध्यान दो बच्चों। शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण कौन करता है? तो आपको पता है शिक्षक करता है। किसकी सहायता से? शिक्षा दर्शन की सहायता से। यहां आंसर आएगा बी। और ध्यान से सुने और ध्यान से समझें। शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण तो शिक्षा दर्शन की सहायता से किया जाता है। अरे मनोविज्ञान तो ये जानने का प्रयास करता है कि शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति हुई या नहीं हुई। प्रश्न ये आ जाए कि शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति किसके द्वारा होती है? प्राप्ति की बात आ जाए। प्राप्ति वर्ड क्या है बेटा? यहां प्राप्ति। यहां वर्ड क्या है? निर्धारण। यहां वर्ड क्या है? निर्धारण। दोनों क्वेश्चंस बिल्कुल डिफरेंट हैं। यहां तो शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण कौन करता है? निर्धारण तो बेटा शिक्षा दर्शन करता है। मनोविज्ञान ये जानने का प्रयास करता है कि शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति हुई या नहीं हुई। कैसे? जैसे मान लीजिए एक टीचर है, उसने शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण तो कर लिया शिक्षा दर्शन की सहायता से कि यस मेरा ये उद्देश्य है कि आज मुझे बच्चों को शिक्षण अधिगम टॉपिक पढ़ाना है। ठीक है, क्लास में आया, उन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर बच्चों को पढ़ाया और क्लास के बाहर उसने ये जानने की कोशिश नहीं की कि उद्देश्यों की प्राप्ति हुई या नहीं हुई। बट यदि एक टीचर को मनोविज्ञान का ज्ञान है, किसका ज्ञान है? मनोविज्ञान का ज्ञान है, तो वो टीचर जरूर ये जानने की कोशिश करेगा
कि बच्चों को समझ में आया नहीं आया, व्यवहार में परिवर्तन हुआ नहीं हुआ, और मुझे अपने उद्देश्यों की प्राप्ति हुई या नहीं हुई, हुई या नहीं हुई। ठीक है, भीमा बेटा पूछ रहे हैं कि मनोविज्ञान सहायक नहीं होगा शिक्षण उद्देश्यों में। किसमें? शिक्षण उद्देश्यों में। आधा प्रश्न मत पूछो। क्या पूछना चाह रहे हैं? शिक्षण उद्देश्यों के निर्धारण की बात आएगी तो निर्धारण तो कौन करता है? शिक्षा दर्शन। और बेटा शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति की बात आएगी तो प्राप्ति में आंसर क्या आएगा? मनोविज्ञान। क्लियर? शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण तो शिक्षा दर्शन की सहायता से किया जाता है और मनोविज्ञान की सहायता से यह जानने का प्रयास किया जाता है कि प्राप्ति हुई या नहीं हुई, शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति हुई या नहीं हुई। तो प्रश्न यदि आपके सामने आ जाए कि शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण, तो वहां मनोविज्ञान जवाब मत देना, क्योंकि निर्धारण वाली बात पूछी है, निर्धारण वाली बात पूछी है। निर्धारण में क्या क्या? शिक्षा दर्शन। ठीक है, लेकिन शिक्षण उद्देश्य की प्राप्ति वाली बात है तो प्राप्ति में सहायक क्या होगा? मनोविज्ञान। ठीक है, मनोविज्ञान। ठीक है, क्लियर? चलो आगे बढ़ेंगे। नंबर 2, तो यहां पहला शिक्षण उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक, यस, मनोविज्ञान की सहायता से टीचर ये जानने का प्रयास करता है कि उद्देश्यों की प्राप्ति हुई या नहीं हुई, प्राप्ति हुई या नहीं हुई। क्लियर? प्राचीन समय में यह जानने का ही प्रयास नहीं होता था। प्राचीन समय में उद्देश्यों का निर्धारण तो कर लिया जाता था कि ये पढ़ाना है, लेकिन प्राचीन समय में यह जानने का प्रयास नहीं किया जाता था कि उद्देश्यों की प्राप्ति हुई या नहीं हुई। वर्तमान समय में यह जानने का प्रयास किया जाता है। क्यों? क्योंकि वर्तमान समय में हमारी शिक्षा पद्धति में समावेश किसका हो गया है? मनोविज्ञान का। समावेश किसका हो गया है? मनोविज्ञान का। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से शिक्षक ये जानने का प्रयास करेगा कि शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति हुई या नहीं हुई। सिंपल चर्चा है। ठीक है, जटिलता में नहीं जाना है। पाठ्यक्रम के निर्माण में सहायक, पाठ्यक्रम के निर्माण में सहायक। प्राचीन समय की हम बात करें तो पाठ्यक्रम कैसा था? कठोर या लचीला? प्राचीन समय में बेटा पाठ्यक्रम कैसा था? कठोर था, लेकिन आज लचीला है। क्यों? क्योंकि आज हमारी शिक्षा पद्धति में समावेश किसका हो गया है? शिक्षा मनोविज्ञान का, या कह दो मनोविज्ञान का। इसलिए आज पाठ्यक्रम कैसा है? लचीला है। लचीला पाठ्यक्रम किसे कहा जाता है? जिसमें आवश्यकता अनुसार संशोधन किए जा सकते हैं। ठीक है, जिसमें आवश्यकता अनुसार संशोधन किए जा सकते हैं, ऐसा पाठ्यक्रम कौन सा पाठ्यक्रम कहलाता है? लचीला पाठ्यक्रम। तो बिल्कुल पाठ्यक्रम के निर्माण में सहायक है कौन? शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक, नेक्स्ट है समय सारणी के निर्माण में सहायक। समय सारणी के निर्माण में सहायक, समय सारणी टाइम टेबल। प्राचीन समय में यदि हम बात करें तो समय सारणी टाइम टेबल का कोई ध्यान नहीं रखा जाता था। ठीक है, प्राचीन समय में समय सारणी का कोई ध्यान नहीं रखा जाता था, बट आज रखा जाता है। क्यों? वही बात, क्योंकि आज हमारी शिक्षा पद्धति में मनोविज्ञान का समावेश हुआ है। आज समय सारणी का निर्धारण कैसे किया जाता है? कठिन विषयों को पहला, दूसरा और इंटरवल के बाद वाला, मध्यांतर के बाद वाला कालांश दिया जाता है कठिन विषयों को, क्योंकि कठिन विषय बिल्कुल फ्रेश माइंड से समझ में आते हैं। मनोविज्ञान का ये कहना है, ये मानना है कि जो कठिन विषय होते हैं वो बिल्कुल फ्री जो माइंड होता है तब समझ में आते हैं। इसलिए कठिन विषयों को पहला, दूसरा और इंटरवल के बाद वाला कालांश दिया जाना चाहिए, और जो लास्ट वाले कालांश हैं वो सरल विषयों के लिए। इसी प्रकार से वर्तमान समय में समय सारणी का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, पाठ्य सहगामी क्रियाओं पर विशेष बल। यस, आज चूंकि हमारी शिक्षा पद्धति में मनोविज्ञान का समावेश हो गया और मनोविज्ञान कहता है कि बालक का सर्वांगीण विकास किया जाना चाहिए, व्यक्तित्व के प्रत्येक पहलू का विकास होना चाहिए, और उसी के लिए वर्तमान समय में बल दिया जाता है पाठ्य सहगामी क्रियाओं पर, को करिकुलर एक्टिविटीज पर बल दिया जाता है। पाठ्य सहगामी क्रियाएं जिसके अंतर्गत बच्चों का टैलेंट बाहर निकल करके आता है, उनके व्यक्तित्व के प्रत्येक पहलू का विकास होता है। पाठ्य सहगामी क्रियाएं को करिकुलर एक्टिविटीज, जिसमें पाठ्यक्रम के साथ साथ पाठ्य सहगामी क्रियाएं क्या क्या होती बताया था कल भी मैंने।
खेलकूद, नृत्य प्रतियोगिता, संगीत प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिताएं, इन सब का आयोजन होता है तो बिल्कुल पाठ्य सहगामी क्रियाओं पर बल दिया जाता है आज। क्यों? क्योंकि आज हमारी शिक्षा पद्धति में समावेश किसका हुआ है? मनोविज्ञान का। विद्यालय वातावरण को उपयुक्त बनाने में सहायक, यस, चूंकि आज हमारी शिक्षा पद्धति में मनोविज्ञान का समावेश हो गया है, इसलिए आज विद्यालय वातावरण को उचित बनाने पर जोर दिया जाता है। क्योंकि मनोविज्ञान का यह मानना है कि उचित वातावरण में बालक का उचित विकास होता है और अनुचित वातावरण में बच्चे का विकास बाधित हो जाता है। इसलिए आज कोशिश की जाती है कि वातावरण बिल्कुल उचित हो ताकि बच्चे का उचित विकास किया जा सके। क्लियर? आगे देखिए, विद्यार्थी शिक्षक संबंध। विद्यार्थी शिक्षक संबंध की हम बात करें तो प्राचीन समय की यदि हम बात करें तो जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि प्राचीन समय में शिक्षा पद्धति कौन सी चलती थी? वही निरंकुशवादी, प्रभुत्ववादी, शिक्षक सर्वे सर्वा। शिक्षक ने जो कह दिया वो कह दिया, बच्चे प्रश्न तक नहीं पूछ पाते थे। बट आज जो है शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य स्वस्थ और मधुर संबंध स्थापित हैं। आज कक्षा वातावरण प्रजातांत्रिक होता है। शिक्षक और छात्र के मध्य स्वस्थ मधुर संबंध स्थापित होते हैं, भावनात्मक संबंध स्थापित होते हैं। आज बालक को सर्वे सर्वा माना जाता है। आज शिक्षण प्रक्रिया बालक के इर्द गिर्द घूमती है। आज शिक्षा का मुख्य केंद्र कौन माना जाता है? बालक माना जाता है। तो वर्तमान समय की हम बात करें तो आज शिक्षक सर्वे सर्वा नहीं होता, पूरी तरह से बच्चों को वेटेज दिया जाता है, उनकी बात को सुना जाता है। ठीक है, उनको पूरी तरह से स्वतंत्रता दी जाती है कि वो अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सके। शैक्षिक चिंतन के नूतन आयाम, यस, शिक्षा पद्धति में मनोविज्ञान के समावेश के कारण शैक्षिक चिंतन के नूतन आयाम सामने आए हैं, है ना। कई प्रकार के आयाम सामने आए हैं। कई प्रकार से आज हम बालकों का मूल्यांकन करने के नए नए आयाम हमारे सामने आए हैं। क्योंकि प्राचीन समय की हम बात करें तो केवल लिखित और मौखिक परीक्षा के द्वारा मूल्यांकन कर दिया जाता था, लेकिन आज कितने परीक्षण आ गए हैं। व्यक्तित्व परीक्षण अलग है, बुद्धि परीक्षण अलग है, अभिरुचि परीक्षण अलग है, अभिवृत्ति परीक्षण अलग है। इतने कई प्रकार के परीक्षण हैं जिनके द्वारा बालक का सही मूल्यांकन हम कर सकते हैं। तो कई नूतन आयाम का आगमन हुआ है। क्यों? क्योंकि आज हमारी शिक्षा पद्धति में समावेश किसका हुआ है? मनोविज्ञान का। व्यक्तित्व का सर्वांगीण या संपूर्ण विकास, बिल्कुल, चूंकि शिक्षा पद्धति में मनोविज्ञान का समावेश हो गया है, इसलिए आज व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास किया जाता है। बालक के सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाता है, प्रत्येक पहलू पर बल दिया जाता है। असामान्य बालकों में सुधार, कई प्रकार की ऐसी विधियां, मनोविज्ञान की मदद से हमें कई ऐसी विधियों का पता चला जिसके द्वारा जो समस्यात्मक बालक होते हैं, जो असामान्य बालक होते हैं, ठीक है, उनमें भी सुधार किया जा सकता है। चर्चा सिंपल है, बहुत माइंड पे बर्डन देने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल ये जानकारी यहाँ दी है कि यस, वर्तमान समय में शिक्षा में मनोविज्ञान का समावेश होने के कारण क्या क्या परिवर्तन हुए हैं। प्राचीन समय की शिक्षा पद्धति की हम बात करें और वर्तमान शिक्षा पद्धति की हम बात करें तो काफी अंतर है। प्राचीन समय में पाठ्यक्रम कठोर हुआ करता था, लेकिन आज कैसा है? लचीला है। प्राचीन समय में शिक्षा शिक्षक केंद्रित थी, लेकिन आज कैसी है? बाल केंद्रित है। प्राचीन समय में छात्रों को बोलने की स्वतंत्रता नहीं होती थी, लेकिन आज विद्यार्थियों को अपने विचार व्यक्त करने की क्या होती? स्वतंत्रता होती है। प्राचीन समय में समय सारणी का निर्धारण नहीं किया जाता था, लेकिन आज समय सारणी का निर्धारण किया जाता है। कठिन विषयों को पहला दूसरा इंटरवल के बाद वाला पीरियड दिया जाता है। प्राचीन समय में वातावरण पर कोई विशेष फोकस नहीं किया जाता था, लेकिन आज विद्यालय वातावरण को उचित बनाने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि मनोविज्ञान का मानना है कि उचित वातावरण में बालक का उचित विकास होता है। प्राचीन समय में मूल्यांकन का भी केवल लिखित और मौखिक परीक्षा आधार था, लेकिन वर्तमान समय में कई ऐसे नूतन आयाम आ गए हैं जिनके द्वारा बालक का सही मूल्यांकन किया जा सकता है। तो कहने का मतलब है, आज हमारी शिक्षा पद्धति में मनोविज्ञान का समावेश होने के कारण प्राचीन समय की बात करें और आज के समय की बात करें तो काफी अंतर हमें दिखाई देता है। और इसी के साथ हमारी शिक्षण वाली चर्चा पूरी तरह से हो जाती है कंप्लीट। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हुआ। जो आपका फर्स्ट टॉपिक दे रखा है, फर्स्ट ग्रेड की मैं बात करूं तो यूनिट दे रखी है, आपकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हुई बेटा। कंप्लीट पूरी तरह से नहीं हुई क्योंकि तो अभी आपको टेस्ट देना है।
शिक्षा मनोविज्ञान का टेस्ट आप दे चुके हैं, शिक्षा मनोविज्ञान के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन शिक्षण अधिगम के क्वेश्चंस को आपने सॉल्व नहीं किया। लेकिन पहले हम एक बार सारांश रूप में देख लेते हैं कि हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। ठीक है, सारांश रूप में हम देखेंगे कि क्या क्या पढ़ चुके हैं। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान तो हम पहले पढ़ चुके थे। शिक्षा मनोविज्ञान के बाद हमने चर्चा किसकी शुरू करी थी? क्वेश्चन पेपर के बाद हमने चर्चा शुरू करी थी शिक्षण अधिगम की। शिक्षण अधिगम, यस। क्या क्या पढ़ा था बताते चले जाओ। सबसे पहले शिक्षण का क्या पढ़ा था बेटा? संकुचित अर्थ, यही पढ़ा था। ध्यान आ रहा है? संकुचित अर्थ में हमने क्या पढ़ा था? नेक्स्ट, शिक्षण का क्या पढ़ा था? व्यापक अर्थ। यहां संकुचित अर्थ पढ़ा था, यहां व्यापक अर्थ। फिर द्विमुखी प्रक्रिया किसने बताई थी, पता है आपको? द्विमुखी में क्या क्या आ जाते हैं। उसके बाद त्रिमुखी प्रक्रिया। त्रिमुखी में कौन कौन आ गए थे? शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? फिर क्या पढ़ा था हमने? शिक्षण की परिभाषाएं। शिक्षण की परिभाषाएं ध्यान आ रही होंगी आपको कि कौन कौन सी परिभाषाएं आप पढ़ चुके हैं। परिभाषाओं के बाद हमने बात की थी शिक्षण की विशेषताएं। विशेषताएं या कह दो प्रकृति। ठीक है, उसके बाद हमने बात की किसकी? शिक्षण की विशेषताओं की बात की थी। फिर पढ़ा था हमने शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक, यही पढ़ा था। और उसके बाद शिक्षण सूत्र, फिर शिक्षण सिद्धांत। क्लियर है? ठीक है, शिक्षण सूत्र और शिक्षण सिद्धांत के बाद हमने पढ़े शिक्षण के भेद, फिर शिक्षण के चर। ठीक है, उसके बाद चरों के कार्य, और उसके बाद शिक्षण अधिगम में मनोविज्ञान का महत्व। ठीक, यही तो पढ़ा है हमने। इतना ही पढ़ा है शिक्षण अधिगम में। बच्चों, पढ़ने का तरीका क्या होता है? पढ़ने का तरीका ये होता है कि पहले एक पॉइंट को अच्छे से समझते चले जाओ, जैसे मैंने समझाया। पूरा पढ़ने के बाद इतना मैटर इतना सा हो जाता है, घोट लो उस मैटर को, इतना सा हो जाता है। ये पढ़ा, एक चीज को पढ़ा, लेकिन बाद में इस पूरे मैटर को इतना सा कर दो, अभ्यास करके इतना सा मैटर कर दो, बिल्कुल सटीक दिमाग में बैठ जाता है, बर्डन नहीं पड़ता, बहुत आसानी से याद रहता है और आसानी से आंसर्स निकलते हैं। बिल्कुल, देखिए कैसे। संकुचित अर्थ की हम बात करें तो संकुचित अर्थ में कौन सी शिक्षा? औपचारिक, अनौपचारिक? औपचारिक या अनौपचारिक? संकुचित अर्थ में तो बेटा औपचारिक शिक्षा ही आएगी। औपचारिक शिक्षा का मुख्य साधन क्या था? विद्यालय। और विद्यालय में मुख्य भूमिका किसकी होती है? शिक्षक की। व्यापक अर्थ की हम बात करें तो व्यापक में औपचारिक के साथ साथ अनौपचारिक भी। ठीक है, औपचारिक में तो आपको पता ही है, निश्चित स्थान, निश्चित विधियां, निश्चित पूरा प्लान होता है, पहले से उस तरीके से पढ़ा जाता है। अनौपचारिक में ना कोई निश्चित स्थान होता है, ना कोई निश्चित समय होता है, ना कोई निश्चित विधियां होती हैं। अनौपचारिक शिक्षा का मुख्य साधन क्या होता है? परिवार। परिवार में मुख्य भूमिका किसकी होती है? माँ की। तो व्यापक अर्थ में क्या क्या आ जाएगा? व्यापक अर्थ में औपचारिक, अनौपचारिक। क्लियर? द्विमुखी प्रक्रिया किसने बताया? एडम्स महोदय। एडम्स महोदय ने शिक्षण को द्विमुखी प्रक्रिया माना है, शिक्षक और शिक्षार्थी।
त्रिमुखी प्रक्रिया किसने माना है? जॉन डी वीवर रायबर्न। त्रिमुखी प्रक्रिया किसने माना है? जॉन डी वीवर रायबर्न। शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। हमने शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम को भी बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। ठीक है, शिक्षण की परिभाषाएं हमने पढ़ी थी, बहुत सारी परिभाषाएं हमने पढ़ी। बताओ किसने कहा था कि शिक्षण उद्देश्य केंद्रित क्रिया है? किसने कहा था? B.O. स्मिथ ने कहा था। हफ तथा डंकन ने शिक्षण के कितने चरण बताए हैं? 4 बताए हैं। I.K. डेविस ने कितनी अवस्थाएं बताई है? 4 अवस्थाएं बताई हैं। बर्ट की परिभाषा पढ़ी थी, थाइन की परिभाषा पढ़ी थी। परिभाषाओं के बाद हमने विशेषताओं की बात की थी कि शिक्षण क्या है। शिक्षण एक अंतः क्रिया है। शिक्षण एक अंतः क्रिया है। अंतः क्रिया किस किस के बीच होती? शिक्षक, शिक्षार्थी के बीच। शिक्षण आमने सामने वाली क्रिया है। औपचारिक, अनौपचारिक होता है। शिक्षण एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। शिक्षण एक उपचार विधि है। विकासात्मक प्रक्रिया है। ज्ञान में क्या होता है? विकास। शिक्षण के द्वारा बालक वातावरण में क्या करना सीख जाता है? समायोजन। शिक्षण का मापन किया जा सकता है। शिक्षण में सुधार किया जा सकता है। ठीक है, क्लियर? भीम बेटा, शिक्षण के स्तर बिल्कुल है ना? बिल्कुल पढ़ेंगे, लेकिन ये सारे स्तर हम पढ़ेंगे कौन सी यूनिट में? 4th यूनिट में। 4th यूनिट यहाँ जितनी आवश्यकता थी वो मैंने बताया। स्तर वगैरह सब कुछ स्तर पढ़ोगे आप, व्यू रचनाएं पढ़ोगे आप, ये सब कहाँ बताऊंगी मैं? बिल्कुल सिस्टमेटिकली। डोंट यू वरी, मजा आ जाएगा आपको। इतने सिस्टम से पढ़ोगे आप, इतने सिस्टम से पढ़ोगे, कोई भी टॉपिक आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, क्लियर? अभी इनको देखो, इनको आत्मसात करो अच्छे से। विशेषताएं क्लियर हैं? ठीक। शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक हमने पढ़े थे। कौन कौन से कारक शिक्षण को प्रभावित करते हैं? शिक्षण उद्देश्यों की हमने बात की थी कि शिक्षण उद्देश्यों को नींव का पत्थर माना जाता है जिसके इर्द गिर्द पूरी शिक्षण प्रक्रिया घूमती है। शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण शिक्षक करता है शिक्षा दर्शन की सहायता से। शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण कौन करता है? शिक्षक करता है शिक्षा दर्शन की सहायता। शिक्षण उद्देश्यों के बारे में पढ़ा था, प्रभावित करने वाले कारकों में कक्षा कक्षी संवेगात्मक स्थिति पढ़ी थी, मनोवैज्ञानिक वातावरण हमने पढ़ा था, ये सारी चर्चा हमने की थी। शिक्षण सूत्र बहुत सारे पढ़े हमने। आपको पता होना चाहिए कौन सा शिक्षण सूत्र सही है, कौन सा सही नहीं है। पता होना चाहिए आपको सामान्य से विशिष्ट होता है या विशिष्ट से सामान्य होता है। पता होना चाहिए आपको पूर्ण से अंश होता है या अंश से पूर्ण होता है। पता होना चाहिए आपको कि निश्चित से अनिश्चित होता है या अनिश्चित से निश्चित होता है। ये सारी बात आपको पता होनी चाहिए। इसके साथ ही पता होना चाहिए आपको कि प्रस्तावना प्रश्नों के समय कौन सा शिक्षण सूत्र लागू होता है, सब बता चुकी हूं। कक्षा में श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग करते समय कौन सा शिक्षण सूत्र लागू होता है। विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण करते समय कौन सा शिक्षण सूत्र लागू होता है। बच्चों का ध्यान केंद्रित करने के लिए कौन सा शिक्षण सूत्र लागू होता है। उदाहरण से नियम की ओर पढ़ाया जाए तो कौन सा शिक्षण सूत्र लागू होता है। करके सिखाया जाए तो कौन सा शिक्षण सूत्र लागू होता है। सब चीजें बताई है। सूत्र के बाद आपको फॉलो करने हैं शिक्षण सिद्धांत। सिद्धांत ये कहता है कि सबसे पहले नियोजन करो, प्लानिंग करो, उचित विषय वस्तु का चयन करो। ठीक है, उसके बाद कक्षा में आकर बच्चों में इंटरेस्ट क्रिएट करो, रुचि का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, मोटिवेट करो बच्चों को। विषय वस्तु को कैसे पढ़ाओ? जीवन से जोड़ करके पढ़ाओ। बाल केंद्रित शिक्षण को अपनाओ, व्यक्तिगत विभिन्नता को फॉलो करो। ये सारे सिद्धांत आपने पढ़े थे। शिक्षण के भेद की मैं बात करूं तो भेद बिल्कुल सिंपल 3 भेद हैं। एक तंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक और हस्तक्षेप रहित। ठीक है, 3 भेद हैं। शिक्षण के चर की मैं बात करूं तो चर है स्वतंत्र चर, आश्रित चर और मध्यस्थ चर। चरों के कार्यों की मैं बात करूं तो निदानात्मक, उपचारात्मक और मूल्यांकन। निदानात्मक, उपचारात्मक और मूल्यांकन। शिक्षण अधिगम में मनोविज्ञान का महत्व हम पढ़ चुके हैं कि हमारी शिक्षा पद्धति में चूंकि मनोविज्ञान का समावेश हो गया है, इसलिए आज की हम बात करें और प्राचीन समय की शिक्षा पद्धति की हम बात करें तो काफी अंतर हमें दिखाई देता है। जस्ट ये चर्चा करनी है आपको शिक्षण में। ठीक है बच्चों, तो हमने पहले किसको पढ़ा था? ठीक है, हमने शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ा पूरी तरह से, और फिर किसको, इसका टेस्ट लिया हमने, और फिर हमने पढ़ा क्या? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। ठीक है, और अब होगा इसका टेस्ट। इसका टेस्ट हो चुका है, इसका पेपर आपको मिल चुका है। ठीक है, और अब किसका टेस्ट होगा? इसका टेस्ट होगा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का। शिक्षा मनोविज्ञान में हमने कहां से शुरुआत की थी पता ही आपको? मनोविज्ञान से शुरुआत की थी।
मनोविज्ञान का अतीत जाना, उसका इतिहास जाना। मनोविज्ञान की पूरी चर्चा करते हुए हमने मनोविज्ञान की शाखाओं की बात की। शाखाओं की चर्चा करते हुए हम आ गए थे कौन सी शाखा पर? शिक्षा मनोविज्ञान पर। फिर शिक्षा का अर्थ हमने जाना, मनोविज्ञान का अर्थ हमने जाना, शिक्षा मनोविज्ञान को ज्वाइन किया और क्या परिभाषा निकली थी कि मानव के व्यवहार का अध्ययन कर उसमें परिवर्तन या परिमार्जन करना ही क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ हमने जाना था, परिभाषाएं हमने देखी थी, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को हमने देखा था कि प्रकृति कैसी है, शिक्षा मनोविज्ञान की वैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक है। क्या शिक्षा मनोविज्ञान अनुप्रयुक्त व्यावहारिक विज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान विधायक विज्ञान है या नियामक विज्ञान है? ये सारी चर्चाएं हमने करी थी प्रकृति की। और फिर हमने बात की थी लिंडग्रेन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र पढ़े थे। लिंडग्रेन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के क्या पढ़े थे? कार्य क्षेत्र पढ़े थे, ठीक है। और फिर हमने बात की थी कि एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की क्या उपयोगिता होती है, एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की क्या उपयोगिता होती है। ये सारी चर्चा हम कर चुके थे, क्लियर। और उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे, टेस्ट पेपर। फिर हमने पूरा टॉपिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को लिया और इसका टेस्ट कल होगा। ये पूरा टॉपिक आज रिवाइज करेंगे, टेस्ट पूरा कल होगा, ठीक है। कल कंप्लीट क्वेश्चंस में आपको सॉल्व, पहले आप ही सॉल्व करेंगे। आप अपना एनालिसिस करते चले जाएंगे कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, आप कितने क्वेश्चन सही कर रहे हैं और कितने क्वेश्चंस गलत कर रहे हैं। क्लियर है? ये सारी चर्चा आपके समझ में आ गई। तो ये फर्स्ट टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ है, ठीक है। टेस्ट कल हो जाएगा, उसके बाद पूरी तरह से फर्स्ट टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये बात आपके समझ में आ गई यहां तक बेटा? बिल्कुल रिलैक्स और इत्मीनान से फर्स्ट यूनिट को आप अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। फर्स्ट यूनिट को अच्छे से पढ़ लेंगे और टेस्ट पीडीएफ में आंसर भी साथ में लिखो। क्यों लिखो? नहीं लिखेंगे? भूरा राम सारी चीजें चाहते हो बेटा, आंसर बता रही हो ना यहाँ पर, वो आपके लिए नुकसानदायक होंगे। आप समझा करो बात को बेटा, समझा करो बात को। वो क्वेश्चंस जो आपके पास हैं उनके आंसर यहाँ आपके छपने चाहिए, यहाँ छपने चाहिए आपके। कैसे छपेंगे? टेस्ट दो ना आप, वहां देखो ना किसका आंसर क्या है। उस बहाने आप सुनोगे, उस बहाने आप वीडियो ओपन करोगे, उस बहाने आप क्लास ओपन करोगे। क्लास ओपन करोगे तो आपके कानों में कई शब्द सुनाई आपको देंगे और जो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होंगे, ठीक है। जो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होंगे तो समझा करो। और बाकी आप खुद ये समझ सकते हो कि आंसर टिक लगाने में क्या है। मैं तो पीडीएफ आपको आंसर के साथ दे सकती हूँ, बट बेटा कई बार ज्यादा सुविधाएं नुकसानदायक हो जाती है, ज्यादा सुविधाएं नुकसानदायक हो जाती है। और इतना तो आपको मैडम पे विश्वास होना चाहिए। इतने सालों से जब मनोविज्ञान पढ़ा रही हूं तो मनोवैज्ञानिक तरीका क्या होता है ये भी मुझे पता होगा, ठीक है। मनोवैज्ञानिक तरीका क्या है ये भी मुझे पता होगा। तो बेटा इसलिए आप जो है उन क्वेश्चंस को इतना अच्छा क्लियर करो कि क्वेश्चन पढ़ा और यूं क्लिक होना चाहिए ना यहाँ पे आंसर। आंसर टिक लगा के क्या करोगे? क्लिक नहीं हो रहा, कंफ्यूजन है, एक बार क्लास वाली वीडियो को ध्यान से सुन लो, जो टेस्ट का वीडियो है क्लास वाली वीडियो को ध्यान से सुन लो और उसके बाद आप उन क्वेश्चंस को सोल्व करो। कर दोगे, बिल्कुल कर दोगे। भीम थैंक यू सो मच बेटा, पढ़ते चले जाओ। अभी तो शुरुआत है और शुरुआती टॉपिक तो समझने वाला टॉपिक था, आगे भी समझने वाली बातें भी होंगी, याद करने वाली बातें भी होंगी। बहुत अच्छा मजा आने वाला है। मैं बड़े रिलैक्स तरीके से आपको पढ़ा रही हूँ और रिलैक्स तरीके से हमें पढ़ना है क्योंकि अभी हमारे सामने एग्जाम की डेट नहीं है। मैंने कहा ना, बहुत अच्छा डिसीजन इस वक्त आपने लिया है कि आप क्लास अटेंड कर रहे हैं और ऑफलाइन में भी इतना मजा नहीं आएगा जितना आपको ऑनलाइन में मजा आएगा। यस, ये मेरा वादा है आपसे। ऑफलाइन में डिस्टर्बेंस भी बहुत होता है बेटा, फायदे हैं तो नुकसान है, हर एक चीज के फायदे हैं तो नुकसान है। यहां आपको नुकसान नहीं है, ऑफलाइन में फायदे हैं तो नुकसान भी हैं। कई बार बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस भी हो जाता है, कई बार कुछ चीज हो जाती है तो, लेकिन यहाँ नो डिस्टर्बेंस। आप ध्यानपूर्वक, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो ऑनलाइन क्लासेस का इतना जबरदस्त फायदा उठा सकते हैं कि बस कुछ नहीं, आपके या तो ईयरफोन लगे हुए और आपके कानों में केवल मेरी आवाज जा रही हो तो फिर देखिए मैटर कैसे समझ में नहीं आता है, समझ में आता है। और ये तो बात मैंने पहले ही बता दी थी कि यस, दो उद्देश्य के साथ हम मनोविज्ञान को पढ़ेंगे। एक तो एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से, दूसरा जीवन के दृष्टिकोण से। जीवन में भी सफल होना है बेटा। तो आज आप इस पूरे टॉपिक को रिवाइज करने वाले हैं। आज कंप्लीट टॉपिक को आप रिवाइज करने वाले हैं। टेस्ट कल होगा, यस, टेस्ट कल होगा। कल हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और चुटकियों में आंसर देते चले जाना। कल इतने अच्छे से सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस को, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं हम कल
क्लियर? अब थोड़ी बहुत बातें कर लेती हूँ मैं आपसे। यू आर द बेस्ट मैम नेहा, थैंक यू सो मच बेटा। ये आपका पॉजिटिव नज़रिया है। यस, और नज़रिया हमारा सकारात्मक ही होना चाहिए, क्योंकि सकारात्मक नज़रिया रखोगे तो ज़बरदस्त समझ में आएगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच बेटा। आप सब के समझ में आ रही है मेरी बात। अभिषेक, राजेश, सुनीता, पूनम, नीतू, रमाकांत, ममता, सबके समझ में आ रही है। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच। तो कल टेस्ट देने के लिए तैयार हैं ना आप? रिवाइज करना आज बिल्कुल। और कितने अच्छे ऑप्शंस होते हैं आपके पास एप्लीकेशन में। आप फास्ट सुनो, आप स्पीड बढ़ाकर सुनो, तुरंत सुन लोगे। ठीक है, आप धीरे धीरे मत सुनो। यहाँ तो मैं रिलैक्स तरीके से पढ़ा रही हूँ। जब आप सुनोगे, एक बार आप पढ़ ही चुके हो, फिर उसे स्पीड में आप सुन लो। स्पीड में सुनो, तुरंत सारी चीज समझ में आएगी। थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कर लो अपने ये जो है ना मस्तिष्क, वो सब जगह से हटा दिया करो। जब आप क्लास में बैठे हो, या आप मेरी क्लास को सुन रहे हो, आप किसी भी टीचर की क्लास को सुन रहे हो, तो केवल वो शब्द आपके कानों में जाने चाहिए। दिमाग में और कोई बात नहीं होनी चाहिए। कॉन्सेंट्रेशन पावर बच्चों यदि आप में आ गई ना, तो सब कुछ आसान होगा, बहुत आसान होगा, जटिल कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आई एम वेरी हैप्पी कि आप सबको क्लास अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है बस। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल 12 बजे टेस्ट के साथ, क्वेश्चंस के साथ, तो तैयार रहिएगा। थैंक यू सो मच।